फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र संविधान एवं लोक प्रशासन। यह जो है प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 1 के भाग 2 का विषय है संविधान एवं लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 निर्धारित है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है वायसराय व गवर्नर जनरल में अंतर बताइए। वायसराय व गवर्नर जनरल दोनों ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। वह भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता था। गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश द्वारा नियुक्त, किंतु कार्य शक्ति व इनकी जिम्मेदारियां भिन्न थी। अगला प्रश्न है नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ बताइए। नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ है कि कार्यपालिका की शक्तियां व अधिकार सीमित होते हैं और वास्तविक शक्ति अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों के पास होती है। इसमें कार्यपालिका के मुखिया के पास केवल नाम मात्र की शक्ति होती है, जबकि वास्तविक निर्णय अन्य स्तरों पर लिए जाते हैं। प्रश्न है संवैधानिक संकट का अर्थ बताइए। संवैधानिक संकट का अर्थ है जब देश के संविधान के प्रावधानों और सिद्धांतों का उल्लंघन होता है या जब सरकार या अन्य संस्थाओं के बीच संवैधानिक प्रावधानों को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, जिससे देश की संवैधानिक व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति को संवैधानिक संकट कहा जाता है। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस को समझाइए। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं और प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसमें ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही व दक्षता बढ़ती है। अगला प्रश्न है तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन की 2 विशेषताएं बताइए। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें हिंदू महासभा, उदारवादी, मुस्लिम व दलित वर्ग शामिल थे। इसमें दलित वर्गों के लिए अलग वर्ग की मांग, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मूल दायित्व रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रभावी संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं बताइए। प्रभावी संप्रेषण के मार्ग की प्रमुख बाधाओं में शामिल है भाषा की बाधा, दूसरा संचार माध्यम की बाधा, तीसरा सांस्कृतिक अंतर, चौथा भावनात्मक बाधा, पांचवा शोर व विकर्षण। अगला है सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। महान्यायवादी के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। सरकार को कानूनी सलाह देना। महान्यायवादी सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दूसरा, अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। महान्यायवादी अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके हितों की रक्षा करते हैं। तीसरा, कानूनी मामलों पर सरकार को जानकारी देना। महान्यायवादी सरकार को कानूनी मामलों पर जानकारी देते हैं और उनकी समझ में सुधार करते हैं। चौथा, कानूनी सुधारों पर सुझाव देना। महान्यायवादी कानूनी सुधारों पर सुझाव देते हैं और सरकार को कानूनी नीतियों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें संसद प्रशासन के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण करती है। इसके माध्यम से संसद प्रशासन को जवाबदेह बनाती है। संसदीय नियंत्रण के तरीकों में शामिल है पहला प्रश्नकाल, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, तीसरा नियम व अध्यादेश, चौथा वित्तीय नियंत्रण, पांचवा जांच समिति। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लाभ यदि हम देखें, पहला जवाबदेही, दूसरा पारदर्शिता, तीसरा नियंत्रण और चौथा है सुधार। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन में नए आयाम क्या हैं। पहला ई गवर्नेंस। लोक प्रशासन में आईटी का उपयोग करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करना। दूसरा, नागरिक केंद्रित प्रशासन। नागरिकों की जरूरतों व अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना। तीसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। चौथा, सहभागिता व सहयोग। नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता व सहयोग को बढ़ावा देना। पांचवा, नतीजा आधारित प्रशासन। प्रशासनिक कार्यों के नतीजों पर ध्यान केंद्रित करना व उनकी मॉनिटरिंग करना।
छठवां, लिंग संवेदनशीलता व समावेशिता, पर्यावरण व स्थिरता को बनाए रखना, और आठवां, डिजिटल प्रशासन। यह सभी जो है लोक प्रशासन के नए आयामों में शामिल है। अगला है सेक्शन 3, शब्द सीमा स्वनिर्धारित। इसमें जो है 8 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की विवेचना कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति है जो उसे निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने की अनुमति देती है। पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार। पहला है संविधान। सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति संविधान से प्राप्त होती है। दूसरा, न्यायिक पूर्ववर्ती। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय न्यायिक पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करती है और निचली अदालतों को उनका पालन करना होता है। इनके प्रमुख कार्यों की यदि हम बात करें, पहला, निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करना। निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा और उसे बदल सकती है। दूसरा, न्यायिक त्रुटियों में सुधार। न्यायिक त्रुटियों को सुधार कर सकती और न्याय को सुनिश्चित कर सकता है। तीसरा, कानूनी सिद्धांतों का विकास। कानूनी सिद्धांतों का विकास कर न्यायपालिका को मजबूत बना सकती है। इसके लाभों की यदि हम बात करें, न्याय की गारंटी। सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति न्याय की गारंटी देती है और सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका सही तरीके से काम कर रही है। दूसरा, न्यायपालिका की एकता। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की एकता सुनिश्चित करती है और निचली अदालतों की दिशा एक दिशा में काम करने हेतु प्रेरित करती है। कानूनी स्थिति। सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति कानूनी स्थिरता को सुनिश्चित करती है और कानूनी सिद्धांतों का विकास करती है। संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत 11वां जो प्रश्न पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषताएं बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। लागू होने का दायरा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक नागरिक को एक सरकार से राज्य, स्थानीय सरकार, सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रों से सूचना प्राप्ति का अधिकार है। दूसरा, सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिकों को सरकार से सूचना मांगने का अधिकार देती है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड व दस्तावेज शामिल होती हैं। सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया। सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन करना होता है, जिसमें उन्हें अपनी पहचान व आवश्यक सूचना के विवरण का उल्लेख करना होता है। चौथा, सूचना प्रदान करने की समय सीमा 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है, जबकि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटों में समाधान किया जाता है। इसके छूट। कुछ प्रकार की सूचनाएं इस अधिनियम के तहत छूट प्राप्त हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, व्यापार, गोपनीयता व व्यक्तिगत गोपनीयता शामिल है। सूचना आयोग। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग व केंद्र में एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा, जो इस अधिनियम के तहत अपीलों और शिकायतों का निपटारा करेगा। जवाबदेही और पारदर्शिता। यह अधिनियम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दंड। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण से सूचना देने से इनकार करता है या देरी करता है तो उसे दंड का सामना करना पड़ सकता है। सूचना के प्रकार। इस अधिनियम के तहत नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें दस्तावेज की प्रतिलिपि, सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सभी शामिल होते हैं। अगला है सेक्शन 4, शब्द सीमा 125 निर्धारित है। 10 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर की शक्ति व स्थिति की समीक्षा कीजिए। स्पीकर की शक्तियों में सम्मिलित है सभा की अध्यक्षता। स्पीकर विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नियमन और व्यवस्था। स्पीकर सदन में नियम व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। विधायी शक्तियां। विधेयकों को पेश करने व पारित करने की भूमिका ये निभाते हैं। वित्तीय शक्तियां। वित्तीय मामले जैसे बजट पेश करने व इन्हें पारित करना। कार्यपालिका पर नियंत्रण। स्पीकर कार्यपालिका पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मंत्रियों से प्रश्न पूछना व अविश्वास प्रस्ताव लाना। अगला है स्पीकर की स्थिति। सदन के प्रमुख विधानसभा का प्रमुख होते हैं और सदन की कार्यवाही को निर्देशित करता है। निष्पक्षता। स्पीकर को निष्पक्ष रहना होता है और सदन के सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना होता है। निर्णय लेने की शक्ति। स्पीकर को निर्णय लेने की शक्ति होती है, जैसे विधेयक पेश करने व पारित करने के बारे में। राज्यपाल के साथ संबंध। स्पीकर राज्यपाल के साथ मिलकर काम करते हैं और राज्य के विधायी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। प्रोटेम स्पीकर। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल अस्थायी होता है। शक्तियां स्पीकर के समान ही इनको प्रदान होती हैं।
अथवा में पूछा गया प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को समझाइए। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य की स्थितियों को 3 अलग अलग अंगों में विभाजित करने की बात करता है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका व तीसरा न्यायपालिका। शक्ति के पृथक्करण के उद्देश्यों में शामिल है, पहला शक्ति का संतुलन। शक्ति के पृथक्करण का उद्देश्य राज्य की शक्तियों को संतुलित करना है ताकि कोई एक अंग अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। दूसरा, नागरिकों का अधिकारों की रक्षा करना। शक्ति के पृथक्करण का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तीसरा है न्याय व समानता। शक्ति के पृथक्करण का उद्देश्य न्याय और समानता को बढ़ावा देना है ताकि राज्य की शक्ति का उपयोग नागरिक हित में हो। शक्ति के पृथक्करण के 3 अंग। पहला विधायिका। विधायिका का कार्य कानून बनाना है। यह राज्य की शक्तियों का उपयोग करके कानून बनाती है और उन्हें लागू करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश देती है। दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना है। यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है और राज्य के प्रशासन को संचालित करती है। तीसरा न्यायपालिका। इनका कार्य कानूनों की व्याख्या करना। यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करती है और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। शक्ति के पृथक्करण का लाभ है, पहला शक्ति का संतुलन, दूसरा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, तीसरा न्याय व समानता, चौथा दुरुपयोग की रोकथाम, पांचवा स्थिरता व सुव्यवस्था, छठवां जिम्मेदारी व जवाबदेही, सातवां नागरिकों की भागीदारी। शक्ति के पृथक्करण की चुनौतियों में शामिल है, पहला शक्तियों का अतिव्यापन। शक्ति के पृथक्करण में शक्तियों का अतिव्यापन हो सकता है जिससे राज्य की शक्तियां का संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरा, अंगों के बीच तनाव। शक्ति के पृथक्करण में अंगों के बीच तनाव हो सकता है जिससे राज्य की शक्तियां का उपयोग प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य की शक्ति को संतुलन को बनाए रखती है।